जैसा कि आप जानते हैं हम ल्यूसेंट की बुक से बायोलॉजी को बाइलिंगुअल तरीके से कवर कर रहे हैं और इसके बाद यकीन मानिए आप ल्यूसेंट को रटना बिल्कुल छोड़ देंगे। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एक क्वेश्चन ना छूटेगा ना छूटने देंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहला क्लास इसका किया होगा तो हमने उसके बारे में बात किया था कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो ल्यूसेंट के बुक में जो बायोलॉजी का सिलेबस दिया गया है उसे तो हम कवर करेंगे ही, ल्यूसेंट के कंटेंट को कवर करेंगे ही, साथ ही साथ जो कंटेंट ल्यूसेंट में मिसिंग है उसे भी हम कवर करेंगे, जिससे हमसे किसी भी तरह के वनडे एग्जामिनेशन, चाहे वो पीसीएस लेवल का हो, एसएससी का हो या फिर ग्रुप डी लेवल का, हर एक एग्जाम के सवाल हमसे बनेंगे, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। आज हम देखिए बायोलॉजी में पढ़ेंगे सेल यानी कि स्टडी ऑफ सेल, कोशिका पढ़ेंगे। तो देखिए अंग्रेजों की भाषा में कोशिका और अंग्रेजों की भाषा में सेल और हमारे हिंदुस्तानी देसी भाषा में कहते हैं इसे कोशिका। तो कोशिका को पढ़ने जा रहे हैं, तो ये बताइए सबसे पहले कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्या कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका विज्ञान कहा जाता है, स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहलाता है। तो एक प्रश्न यहां से बन गया कि स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि जब हम समझ गए कि स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी होता है तो ये बताइए कि सेल क्या होता है। ठीक है, ये बताइए सेल क्या होता है। तो बस सेल को समझने के लिए इतना आप समझिए कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवित जीव हैं, हर एक जीव जिससे मिलकर के, जो छोटी इकाई से मिलकर के बना है, वो आपका सेल ही है, वो आपका कोशिका ही है। अगर सेल नहीं तो पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं था। ठीक है, तो याद रखिएगा पृथ्वी पर जितने भी जीवित जीव हैं सबके सब एक छोटी इकाई से मिल मिल करके बने हैं। ये मिल मिल करके एक पूरा बॉडी बनाता है, तो उसी को कहते हैं कोशिका। यानी कि हमारे शरीर में हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है, इन सब के लिए सेल जिम्मेदार है। कौन? सेल जिम्मेदार है, कोशिका जिम्मेदार है। हमारे बॉडी का जो ग्रोथ है इसके लिए भी सेल जिम्मेदार है। तो ये आगे हम चल करके बहुत अच्छे से इसको समझने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आप ये समझिए कि आप देखते होंगे कि एक आप घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए जो आपका सबसे छोटा यूनिट है जिसके बिना आपका घर नहीं बनेगा, तो ये आपका ईंट है। ईंट यानी कि एक एक ईंट को जोड़ करके हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा घर बनाते हैं। एक एक ईंट जब जुड़ता है तो एक दीवार बनता है, एक एक दीवार जब जुड़ता है तो एक रूम बनता है, और एक एक जब रूम बनता है तो आपका घर बनता है। सेम उसी प्रकार से हमारे शरीर का ईटा है, याद रखिएगा हमारे शरीर का ईटा है कोशिका, हमारे शरीर का ईटा है कोशिका यानी कि सेल। यानी एक एक सेल जब जुड़ करके एक ग्रुप बनाता है तो उसे ऊतक कहा जाता है। हम पढ़ेंगे आगे चल करके जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। और एक एक ऊतक मिल करके क्या बनाता है? ऑर्गेन बनाता है, यानी कि अंग बनाता है, और एक एक अंग मिल करके हमारा पूरा बॉडी सिस्टम बनता है। तो हमारे शरीर का ईटा है, हमारे शरीर का ईटा है कोशिका। यानी कि अगर कोशिका नहीं तो हमारा शरीर भी नहीं। तो क्या समझ में है? अब किताबी भाषा में देख लेते हैं कि सेल क्या है। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हमारे जीवन का जो स्ट्रक्चरल यानी कि जो संरचनात्मक और जो हम कार्य करते हैं उसकी एक जो बुनियादी या फिर बेसिक इकाई है, बेसिक यूनिट है आपका सेल। यानी कि सेल नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये तो हम समझ गए कि सेल क्या होता है। अब ये बताइए कि सेल शब्द के बारे में क्या किसी ने पहले बताया था? सेल तो जानते पहले से था, लेकिन सेल के बारे में सबसे पहले हम लोगों को किन्होंने बताया? तो याद रखिएगा सेल यानी कि कोशिका के बारे में सबसे पहले हम लोगों को बताने वाले थे रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी की बात है। रॉबर्ट हुक साहब ने सेल के बारे में हम लोगों को बताया कि देखिए सेल नाम का भी कोई चीज होता है। और ये जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने सबसे पहले डेड सेल की खोज करी थी, यानी कि मृत कोशिका के बारे में बताया था। लेकिन कोशिका के बारे में बताया तो था, इसीलिए सेल के खोज का श्रेय किन्हें दिया जाता है? रॉबर्ट हुक साहब को ही दिया जाता है। और सेल के खोज का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद जीवित कोशिका की भी खोज किन्होंने करी थी? तो जीवित कोशिका के बारे में हमें बताया था एक साइंटिस्ट का नाम है, याद रखिएगा एंटोनी, याद रखिएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जी ने बाद में हमें जीवित कोशिका के बारे में बताया था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में, जीवित कोशिका के बारे में बताया था। ठीक है, तो सेल के बारे में हमने समझ लिया। अब देखिए क्या कहता है कि सबसे छोटी सेल क्या होती है। सबसे छोटी सेल एक बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, उसका सेल जो होता है वो जिस सेल से मिलकर के बना है वो दुनिया में या फिर इस पृथ्वी पर सबसे छोटी सेल होती है उसकी, और उसे पीपीएलओ भी कहा जाता है, यानी कि प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
और सबसे बड़ी सेल किसकी होती है? तो सबसे बड़ा सेल होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। इतना तो जानते होंगे आप। अब हम जब मानव है तो मानव शरीर की बात करेंगे और मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है न्यूरॉन की कोशिका होती है। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो यहाँ न्यूरॉन को, तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे तो न्यूरॉन को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप ये समझिए कि जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की कोशिका होती है और सबसे छोटी कोशिका होती है मानव शरीर की, याद रखिएगा, स्पर्म की। किसका? स्पर्म, यानी कि शुक्राणु की जो सेल, शुक्राणु का जो सेल होता है। क्योंकि हम देखिए बताया कि शरीर का छोटा यूनिट है, यानी कि शरीर के हर एक भाग में सेल फैला हुआ है। शरीर के हर एक भाग में एक छोटे से सुई के नोक के बराबर भी आप शरीर का कुछ अगर निकाल लीजिएगा तो उसमें भी हजारों लाखों सेल पड़े हुए हैं। तो जो स्पर्म का सेल होता है, जो शुक्राणु का कोशिका होता है, वो सबसे छोटी कोशिका होती है। जो हमारे शरीर में जो ग्रोथ है वो किसके कारण है? सेल के कारण। और उसमें भी सेल जब डिवाइड करता है, सेल अपने आप को डिवाइड करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, इस प्रकार से सेल डिवीजन होकर के हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए वो उत्तरदायी है। और साथ ही साथ सेल डिवीजन नहीं होगा तो मान के चलिए अगर हमारा शरीर में कहीं किसी भी टाइप का डैमेज या चोट वगैरह लगता है तो सेल डिवाइड होकर के, सेल डिवीजन होकर के उस डैमेज को रिपेयर करता है। लेकिन हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जहां पर सेल डिवीजन नहीं होता है, और अगर सेल डिवीजन नहीं होगा और किसी कारणवश वहां के सेल डेड हो जाए या सेल वहां का मृत हो जाए, मर जाए, तो याद रखिएगा वहां पर सेल डिवीजन नहीं होगा तो आपका डैमेज, जो चोट लग गया तो रिपेयर भी नहीं होगा। तो वो कौन सा जगह है? वो है आपका न्यूरॉन। तो आप याद रखिए, आपको बोला क्यों जाता है कि जब बाहर जाओ तो हेलमेट पहन के जाओ? क्यों बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है कि खुदा न खास्ता अगर कभी गलती से भी आपके सर पे, आपके माथे में अगर गलती से भी बहुत तगड़ा चोट लग गया तो वहां के सेल अगर मर गए तो याद रखिएगा वहां सेल डिवीजन नहीं होता है। और अगर सेल डिवीजन नहीं होगा, ठीक है, तो क्या सेल डिवीजन नहीं होगा अगर न्यूरॉन्स में, तो क्या वहां पर डैमेज जो भी होगा रिपेयर हो पाएगा? एक बार सेल वहां का मर गया तो मर गया, मतलब या तो आप मरेंगे या फिर पागल हो जाएंगे। तो इसीलिए हेलमेट जरूर पहन के जाइए, हर एक लोग जानता है। अब इतना तो हम लोग देख लिए। अब देखिए कि सेल थ्योरी क्या होता है। सेल थ्योरी के बारे में, जितना सेल के बारे में अभी हमने पढ़ा, इन सब के बारे में सबसे पहले हमें सेल थ्योरी के बारे में हमें किन के द्वारा बताया गया। तो याद रखिएगा, दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान नाम का दो साइंटिस्ट था। 1838-39 की बात है। इस साल में स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी हमें दिया। और इस सेल थ्योरी में जो बात इन्होंने करी वही बात कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीवित जीव हैं सबके सब किससे मिलकर के बना है? सबके सब सेल से मिलकर के बना है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीवित जीव हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग स्पीसीज हैं, सारे के सारे सेल से मिलकर के बने हैं। और जो किसी भी जीव का, किसी भी जीवित जीव के जीवन की जो बेसिक यूनिट है, जो जीवन की मूल इकाई है, वो क्या है? वो सेल ही है। यानी कि सेल नहीं तो जीवन नहीं। ठीक है। दूसरा बात ये उन्होंने बताया इसी में कि देखिए कोशिकाएं, जो भी कोशिकाएं बनती हैं वो पहले से कोशिकाओं के द्वारा ही उत्पन्न होती है, पहले से ही कोशिकाओं के द्वारा, सेल डिवीजन के द्वारा उत्पन्न होती है। तो सेल थ्योरी स्लाइडेन और स्वान ने 1838-39 में दिया, जिसमें इन्होंने ये बातें कही। ठीक है, सेल थ्योरी के बारे में। अब हम देखते हैं कि क्या सेल के कोई टाइप भी होता है। तो सेल के दो प्रकार, कोशिका के दो प्रकार होते हैं। एक आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है और एक आपका यूकैरियोटिक सेल होता है। इसको हम डिटेल में तभी पढ़ पाएंगे जब हम सेल को डिटेल में पढ़ पाएंगे। लेकिन हाँ, पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि जो सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेल के अंदर यदि आप सेल को एक थैला मान ले, एक बैग मान ले, ठीक है, एक बैग मान ले, तो सेल के इस बैग में बहुत सारे, अंदर में इस बैग में सामान होते हैं, बहुत सारे सामान होते हैं, छोटे छोटे चीजें इसमें होती हैं। तो इस सेल में एक केंद्रक भी होता है। याद रखिएगा, इस सेल में एक केंद्रक भी होता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जो आरंभिक सेल कहलाता है, देखिए जब शुरू में मानव समाज था तो क्या वो विकसित था पूरी तरह से? क्या उसके पास बहुत सारे सामान थे, या फिर क्या वो विकसित अवस्था में तो नहीं थे? या फिर ये कहें कि जो बच्चा जन्म लेता है, जो शुरुआत में होता है, और जो बच्चा एकदम जवान भरकर जवानी में होता है, और जो बच्चा एकदम नवजात शिशु है, तो इसके शरीर में हर एक चीज नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके शरीर में उतना डेवलपमेंट नहीं है, विकसित नहीं है। तो प्रारंभिक और क्या बोलते हैं, विकसित में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। तो प्रोकैरियोटिक क्या है? बच्चा है। और यूकैरियोटिक क्या है? जवान, भरकर जवानी। मतलब इसके अंदर सेल में जितने भी, इस बैग में जितने भी सामान होने चाहिए, सारे के सारे सामान भर भर के, मतलब सब सामान होते हैं। लेकिन ये बच्चा कोशिका, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें काम चलाऊ सामान होता है, यानी कि जितना से काम चल जाए उतना होता है। और जो न्यूक्लियस, जो कि मेन गार्जियन होता है सेल का, न्यूक्लियस, वो सेल जो होता है, उस सेल को
प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, यानी कि उस सेल के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई झिल्ली नहीं होता, या फिर इसमें न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता, ठीक है, या फिर इसमें कोई न्यूक्लियस पाया नहीं जाता, और न्यूक्लियस पाया भी जाता है तो वेल डिफाइंड कवर्ड नहीं होता है, इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती है, सेल मतलब अनडेवलप्ड होता है, अंदर मतलब क्या कह सकते हैं अविकसित अवस्था में न्यूक्लियस होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक क्या है, पूरा भरखर जवानी वाला, ठीक है, इसके अंदर सब कुछ विकसित अवस्था में पाया जाएगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होगा और न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन से भी ढका होगा, यानी कि पूरा विकसित अवस्था में न्यूक्लियस इसमें होगा। और सेल के अंदर जितने भी बैग, जैसे सेल को मैंने कहा कि बैग मानिए, तो इस बैग में जितने सामान होने चाहिए सारे के सारे सामान आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, और जब सारे के सारे सामान होंगे तो ये बड़ा सेल होगा, और इसमें थोड़ा बड़ा सामान होगा तो ये छोटा सेल होगा, छोटा कोशिका, ठीक है। और इसके अंदर जो यूकैरियोटिक से जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में आगे चल के हम पढ़ेंगे कि सेल में क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडीज होता है, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, हर एक चीज होता है। तो जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें सब कुछ पाया जाएगा, और वो भी डेवलप्ड कंडीशन में। और प्रोकैरियोटिक सेल जो प्रारंभिक वाला सेल है, इसमें क्या है, इसमें सब कुछ नहीं पाया जाएगा, और जो पाया जाएगा वो भी डेवलप्ड कंडीशन में नहीं होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या नहीं पाया जाता, ध्यान से सुनिएगा और लिख भी लीजिएगा हो सके तो। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है, गोल्जी बॉडीज इसमें नहीं पाया जाता, आपका सेंट्रोसोम इसमें नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, गोल्जी बॉडीज का क्या काम है, सेंट्रोसोम का क्या काम है, लाइसोसोम का क्या काम है, तो वो सब काम क्या प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, तो होता है लेकिन यहाँ कोई और करता है, तो ये सब हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अगर आप समझे थोड़ा सा डिफरेंस, तो प्रोकैरियोटिक सेल छोटा सेल होता है, विकसित अवस्था में अविकसित सेल होता है, जो इसके नाभिक होते हैं, नाभिक के चारों ओर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, अविकसित नाभिक होता है या फिर नाभिक नहीं होता है। सेल के जितने भी अंगक होते हैं इसमें सारे के सारे अंगक नहीं होते, और जो भी अंगक होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, अविकसित अवस्था में होते हैं। और याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल में एक राइबोसोम नाम करके, जो कि सेल में राइबोसोम होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन छोटा राइबोसोम होता है जिसे कि 70S राइबोसोम कहा जाता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम होता है वो बड़ा राइबोसोम होता है, उसे 80S राइबोसोम कहा जाता है। तो यहां से मोटा मोटी आप समझ गए होंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। थोड़ा सा हम लास्ट में भी इसको समझा देंगे जब सेल को पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये एक पूरा सेल है, ठीक है, सेल के एक, अगर मान लीजिए सेल का एक बैग है, थैला है, और बैग किसी ना किसी आवरण से तो ढका होता है भाई, या तो चमड़े का बैग होगा, या फिर जो कि कॉटन का बैग होगा, कपड़े का बैग होगा, तो लाइलून का बैग होगा, तो बैग का कोई ना कोई आवरण होगा। तो जिस आवरण से ये बैग ढका होता है उसके अंदर, बैग के अंदर सारे के सारे सामान होते हैं। अगर सब सारे सामान अगर विकसित अवस्था में है तो प्रोकैरियोटिक, अगर कुछ कुछ सामान है और वो भी विकसित अवस्था में नहीं है तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है, जिसमें सब कुछ होता है। यानी कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है इसको इससे इस प्रकार, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को बाद में भी हम देखेंगे, ठीक है। और देखिए प्लांट में सेल अलग टाइप का होता है, एनिमल में सेल जो होता है वो अलग टाइप का होता है। तो ये भी हम आगे चल के बहुत इसका जो है सारा क्लियर हो जाएगा कि प्लांट सेल में क्या, प्लांट सेल बड़ा सेल होगा एनिमल सेल से, ठीक है, प्लांट सेल बड़ा सेल होगा एनिमल सेल से। और प्लांट सेल में जो इसके अंदर में कोशिकांग जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो इसको संभालने के लिए जो प्लांट सेल का जो बैग, प्लांट सेल का जो बैग है इसको क्या मजबूत होना पड़ेगा। तो प्लांट सेल में दो तरह का झिल्ली पाया जाता है, दो तरह का आवरण, ठीक है, दो तरह का ऊपर में, एक तो सेल वॉल होता है, और सेल वॉल के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर होता है, जो कि एनिमल सेल में भी होता है। और प्लांट सेल में, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। आगे चल करके हम देखेंगे कि एनिमल सेल में क्या पाया जाता है और प्लांट सेल में क्या पाया जाता है। उसके बाद प्लांट सेल में क्या पाया जाता है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, तो ये सब भी हम देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले सेल को समझ लेते हैं कि सेल के अंदर, सेल तो हम लोगों ने समझ लिया, और सेल के अंदर कुछ उसके अंग होते हैं और उनके कुछ अलग अलग कार्य होते हैं। तो उन सारे सेल के ऑर्गेनेलिज को और उनके फंक्शंस को चलिए अच्छे से समझते हैं, क्योंकि सेल जो भी काम करता है अपने अंग के द्वारा ही करता है, और उसके अंदर जो अंग उसके होते हैं, जो ऑर्गेनेलिज होते हैं, उसके द्वारा ही वो सारे के सारे काम करते हैं। तो चलिए एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला हमने क्या देखा, सेल वॉल। अच्छा देखिए,
सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, कोशिका का दीवार, क्या कोशिका का दीवार, जो कि कोशिका को एक शेप प्रदान करेगा, जो कि कोशिका को एक मजबूती प्रदान करेगा, जो कि कोशिका को एक दीवार की तरह ये क्या करेगा, उसको सुरक्षित करके रखेगा। यानी कि बाहरी आवरण है सेल वॉल, मतलब पूरा भारी भारी, अगर मान लीजिए कि सेल को एक अगर बैग आपने समझा, तो बैग के अंदर भारी भारी अगर सामान होगा तो आपको मजबूत बैग लेना होगा, और मजबूत बैग इस प्रकार का कि उसका एकदम जो लेयर होगा, 2-3 लेयर वाला बैग होगा। तो सेल वॉल जो होता है केवल प्लांट सेल में होता है, याद रखिएगा। सेल वॉल केवल प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका में होता है, क्योंकि इसके अंदर के जो ऑर्गेनेलिज होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, और जब बड़े बड़े होंगे तो उसको संभालने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 लेयर वाला झोला चाहिए। तो 2 लेयर वाला झोला किस में पाया जाता है, आपके प्लांट सेल में पाया जाता है। यानी कि 2 लेयर, तो बाहर आवरण अगर सेल वॉल है तो इसके अंदर भी कोई आवरण है, तो जस्ट सेल वॉल के नीचे एक आवरण होता है जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो जो कोशिका का, जो सेल का सबसे बाहर वाला आवरण होता है उसको कहा जाता है सेल वॉल। क्या कहा जाता है, सेल वॉल कहा जाता है। और सेल वॉल से ही एकदम सटे हुए एक, जैसे कि हमने कहा कि दो आवरण वाला ये होता है, डबल लेयर वाला, तो सेल वॉल से जस्ट एकदम बगल में, सेल वॉल से जस्ट पास में एक मेम्ब्रेन बोलिए, झिल्ली बोलिए, आवरण बोलिए, कवर बोलिए, उसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली। उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम लोग कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अच्छा, ये जो सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल है किन किन प्रजातियों में पाया जाता है, तो प्लांट सेल में तो पाया ही जाता है, फंजाई में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, एल्गी में पाया जाता है, तो ये सब में पाया जाता है। तो देखिए प्लांट सेल में जो सेल वॉल बना होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, किसका, सेल्यूलोज का। तो याद रखिएगा प्लांट सेल के सेल वॉल सेल्यूलोज के बने होते हैं। फंजाई जो यानी कि कवक का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, किसका, काइटिन का बना होता है। बैक्टीरिया के अंदर जो सेल होते हैं वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, किसका, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और एनिमल सेल के अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती, यानी कि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता, क्योंकि डबल लेयर उसको जरूरत नहीं है। तो डबल लेयर यानी कि सेल वॉल के जस्ट नीचे जो एक सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली, वो दोनों में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये आपका किसमें, प्लांट सेल में भी पाया जाएगा और एनिमल सेल में भी पाया जाएगा, लेकिन सेल वॉल जो है केवल प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल के जस्ट बगल वाला ये सेल वॉल है, और सेल वॉल के जस्ट नीचे एक लेयर होता है, उसी को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी पाया जाएगा और एनिमल सेल में भी पाया जाएगा। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है भाई, तो जैसे कि सेल एक थैला है, सेल पूरा एक थैला है, तो थैला जिससे बना है तो वो उसका बाहरी आवरण हो गया। तो एनिमल सेल का बाहरी आवरण, अगर आपसे पूछे कि एनिमल सेल का बाहरी आवरण, बाहरी कवर, आउटर कवर कौन सा है, तो सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप जो भी बोलिए, ठीक है। तो इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इसी बैग का जो बाहरी आवरण होता है उसी के अंदर आप सारा सामान रखते हैं। तो कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं, कोशिका के सारे अंग, कोशिका के सारे अंग, सेल ऑर्गेनेलिज इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। कोशिका के सारे अंग इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन, याद रखिएगा, ये जैसे कि सेल वॉल को हमने कहा कि प्लांट सेल वॉल जो है सेल्यूलोज का बना होता है, फंगस सेल वॉल जो है काइटिन का बना होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। उसी प्रकार से ये जो सेल मेम्ब्रेन है जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है, ये प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। याद रखिएगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेमी परमिएबल यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब ये होता है, यानी कि पूरी की पूरी तरह से ये पारगम्य नहीं है, सारे के सारे सामान इसके अंदर, ऐसे नहीं कि बाहर से कुछ भी, इस अर्ध पारगम्य झिल्ली के अंदर बाहर से आप चाहे जो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये सेल वॉल, ये कह सकते हैं कि सेल का एक सिक्योरिटी चेक करता है, ये गार्ड है। ये देखेगा कि जो बाहर से, जो आउटर कोई भी केमिकल्स या कुछ भी बाहर से इस सेल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, क्या वो सेल के लिए हार्मफुल है या फिर नहीं, तो ये इसको चेक करता है। और उसके बाद ये क्या करता है, सारा सिक्योरिटी चेक करने के बाद ये इसको
अपने अंदर आने देगा और लेकिन हाँ यहाँ से जाने नहीं देगा। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम होता है कि ये देखता है कि बाहर से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये सब इस पर नजर रखता है। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? कोशिका को सहारा देना और उसके शेप को बनाए रखना, उसके आकार को बनाए रखना। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन होता है ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करता है? सेल के कम्युनिकेशन का काम करता है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच जो केमिकल्स का आदान प्रदान होगा, ठीक है, तो ये कोशिका झिल्ली के मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है उसी के द्वारा होगा, जैसा कि हमने कहा। और क्या आ रहा है नहीं आ रहा है ये उस पर भी ध्यान रखता है कि क्या हार्मफुल है या नहीं। ठीक है, कोशिका के अंदर ये केवल कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही आने की अनुमति देता है, जो इसके लिए अच्छा हो उसी को आने की अनुमति देता है, सीधी सी बात है। तो सेल मेम्ब्रेन हमने देख लिया। अब जब हमने सेल वॉल देख लिया, जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है, सेल वॉल के नीचे जस्ट नीचे एक लेयर होता है जिसके सेल मेम्ब्रेन हमने कह दिया, जो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये जंतु कोशिका का, एनिमल सेल का क्या है? सबसे बाहर वाला झिल्ली, जो कि सेल को आकार और क्या बोलते हैं शेप प्रदान करता है। ठीक है, और उसके बाद उसके जस्ट नीचे सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन के नीचे ही, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही कोशिका के सारे अंग यानी कि सेल ऑर्गेनेलिज विद्यमान होते हैं। चाहे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे आपका न्यूक्लियस हो, चाहे आपका सेंट्रोसोम हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं राइबोसोम हो, सारे के सारे अंग कोशिका के किसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। और ये सारे के सारे अंग एक दूसरे से टकराए नहीं। जैसे कि अगर आप किसी बैग में, मान लिया कि अगर आप बैग में शीशे का सामान लेकर के जा रहे हैं और वो शीशे का सामान टूटे नहीं, तो उसके बीच में आप क्या करते हैं? कुछ ना कुछ डाल देते हैं, थर्मोकोल वगैरह या फिर वो प्लास्टिक वाला पट 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 जो हम लोग फोड़ते थे बच्चे में, वो डाल देते हैं ताकि आपस में टूटे नहीं। और क्यों टूटेगा? कैसे नहीं? क्योंकि एक दूसरे से ये घर्षण नहीं करेगा, एक दूसरे से ये लड़ेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं, घर्षण नहीं करेगा, तो नहीं टूटेगा। तो उसी प्रकार से इस कोशिका के अंदर जो सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं, जो अंगक होते हैं, ये आपस में टकराए नहीं, ठीक है, और आपस में इसके बीच में घर्षण ना हो, इसके लिए क्या करते हैं? हम इस सेल में एक द्रव डाल देते हैं, एक लिक्विड डाल देते हैं कि सारे के सारे अंगक उस लिक्विड में तैरते रहे, लिब्रिकेंट इसके बीच में बना रहे और आपस में घर्षण ना हो, और ये घर्षण कर करके आपस में ही खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए सेल के अंदर हम क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन के नीचे सारे के सारे अंगक होते हैं, उसमें एक लिक्विड को, इसमें लिक्विड भरा होता है और उसी लिक्विड को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य। यानी कि जीव द्रव्य, और द्रव्य का मतलब क्या है कि अगर ये जीव द्रव्य ना होता तो सेल के अंदर जो अंगक है आपस में ही टकरा करके मर जाते। तो अगर सेल मर जाता तो हमारा जीवन ही संभव नहीं था। इसीलिए जीव द्रव्य को कहा जाता है जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। ये भी याद रख लीजिएगा, जीवन का भौतिक आधार क्या? प्रोटोप्लाज्म। जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म, यानी कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो है वो जीव द्रव्य को ही कहा जाता है। इसी जीव द्रव्य, ये जो द्रव्य है, ये जो लिक्विड है, इसी में कोशिका के सारे अंगक जो होता है आपस में तैरते रहता है और एक दूसरे से टकराता नहीं है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड होता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, आप जानते हैं, ठीक है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है, अब देखिए प्रोटोप्लाज्म को भी दो पार्ट में बांटा जाता है। प्रोटोप्लाज्म को भी दो पार्ट में बांटा जाता है, एक आपका होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस के बाहर के लिक्विड को कहा जाता है साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। इस न्यूक्लियस के बाहर के द्रव्य को, लिक्विड को कहा जाता है कोशिका द्रव्य। क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक द्रव्य। क्या? केंद्रक द्रव्य। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिल करके हम उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य बराबर क्या होगा? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। ठीक है, या चलिए उसके बाद देखिए इस प्रोटोप्लाज्म के बारे में हमें किसने बताया था? प्रोटोप्लाज्म के बारे में हमें बताया था पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने 1839 ईस्वी में, जिस साल में सेल थ्योरी भी दी गई थी स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में हमें किनके द्वारा बताया गया? पुरकिंजे साहब के द्वारा, जो कि 1839 में बताया था। और ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये केमिकल्स होता है। क्या होता है? केमिकल होता है। वाटर इसमें
वाटर होते हैं, इसमें पानी होता है, आयंस होता है, सॉल्ट होता है, बहुत सारे कार्बनिक मॉलिक्यूल इसमें पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा प्रोटोप्लाज्म जो है ये केमिकल सब्सटेंसेज है जिसमें कि पानी है, आपका पानी, आयंस, सॉल्ट, सॉल्ट मतलब लवण वगैरह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ये बना होता है, ठीक है। और ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये सेल का लिविंग पार्ट है, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही जैसे देखिए सबसे पहले सेल वॉल किसमें, प्लांट सेल में सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन के नीचे जो द्रव्य होता है जिसमें कि सेल के सारे अंगक फ्लोट करते रहते हैं, इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को भी दो पार्ट में बांटा गया, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के बाहर के सारे द्रव्य को कहा जाता है साइटोप्लाज्म यानी कि केंद्र कोशिका द्रव्य, और न्यूक्लियस के अंदर के द्रव्य को लिक्विड को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म को बांट दिया गया साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। नाभिकीय झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म और या न्यूक्लियोलस, और साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाने वाला जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है पाया जाने वाला वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म का 99% प्रोटोप्लाज्म जो है वो किससे मिलकर के बना है, तो उसमें ऑक्सीजन 76% होता है, याद रखिएगा ऑक्सीजन इसमें 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। और जो 80% प्रोटोप्लाज्म जो आपका जीव द्रव्य है उसका 80% पानी ही होता है, क्या, पानी ही होता है, याद रखिएगा जो आपका प्रोटोप्लाज्म जो जीव द्रव्य है उसका 80% पानी ही होता है। अब हमने क्या देखा, हमने देखा सेल वॉल देखा, हमने देखा सेल मेम्ब्रेन, हमने देखा साइटोप्लाज्म और हमने देखा प्रोटोप्लाज्म जिसमें कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को देखा। अब उसके बाद अब हम देखेंगे सेल यानी कि एक थैला, एक बैग, और उस बैग के नीचे जो सामान होता है अब उस सामान के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सेल के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका के अंग के बारे में जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सूत्रकणिका, क्या हिंदी में कहा जाता है सूत्रकणिका। तो सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है उसको जानने से पहले ये जानिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें 1886 ईस्वी में अल्टमेन साहब के द्वारा बताया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें 1886 ईस्वी में किसके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अल्टमेन जी ने बताया था। और आप सेल में एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के इस तरह से आप देखेंगे इस तरह के स्ट्रक्चर, ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अल्टमेन साहब ने बताया, और माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर तो शेप तो आप जानते ही हैं जो कि एक साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में ये तैरते रहता है। तो बेलनाकार छड़ के आकार या फिर छड़ के आकार की या गोलाकार संरचना होता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। इसका काम क्या है भाई, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जब हम खाना खाते हैं और फिर उसके बाद जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अंदर में केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद क्या करता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, एटीपी। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या करता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि रेस्पिरेशन जब हम करते हैं तो जो हमारा खाना जाता है तो उसको क्या करता है, ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वही काम जो आपका सेल के अंदर, याद रखिएगा सेल के अंदर सेल का जो रेस्पिरेशन होता है, जो कोशिका का श्वसन होता है, कोशिका का अपना श्वसन कहाँ करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में करता है। याद रखिएगा कोशिका के श्वसन का या फिर सांस लेने का काम कोशिका कहाँ से करता है, माइटोकॉन्ड्रिया से करता है। कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया से करता है। और जब सांस लेगा, जब रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा, वहां पर एटीपी बनेगा, एटीपी यानी कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट बनेगा, और जब एटीपी बनेगा तो वहां एनर्जी बनेगा। और याद रखिएगा कि कोशिका के अंदर, सेल के अंदर एनर्जी बनाने का काम और कोशिका के श्वसन यानी रेस्पिरेशन का काम कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो रेस्पिरेशन है तो एनर्जी है, और एनर्जी कहां पर बनता है, तो सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखिएगा सेल के अंदर सूत्रकणिका में एनर्जी का निर्माण होता है, इसीलिए सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। याद रखिएगा सेल का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि सूत्रकणिका को। अब सर आपने बताया था कि देखिए सेल यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रेस्पिरेशन नहीं होता, क्या वहां पर एनर्जी नहीं बनता, तो वहां पर भी रेस्पिरेशन होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जो आपका जो जीव द्रव्य होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, उसी के द्वारा ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या करता है, सांस लेने का काम करता है, श्वसन का काम करता है। तो समझ गए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके बारे में अल्टमेन साहब ने बताया, इस जो हम श्वसन करते हैं तो वहां पर एनर्जी का निर्माण होता है, और एनर्जी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं,
ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर इस तरह से जो आप देख रहे हैं इस तरह से, तो ये दो परत वाली झिल्ली से घिरा होता है और आंतरिक झिल्ली यानी कि जो इंटरनल मेम्ब्रेन होता है इसमें कई लेयर्स होते हैं और इस लेयर को कहा जाता है क्राइस्ट। बस इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद जो द्रव होता है, जो लिक्विड होता है, उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मौजूद द्रव होता है, जो लिक्विड होता है, उसे मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसमें कि उस लिक्विड मैट्रिक्स में कई एंजाइम और को एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम तो पाया ही जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यूकैरियोटिक खुद में एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो मानिए प्रोकैरियोटिक कोशिका और माइटोकॉन्ड्रिया जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसके बीच आप एक फर्क समझ में आ रहा है आपको कि यूकैरियोटिक सेल बहुत बड़ा और उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया अकेले में एक क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, अल्टमैन ने बताया इसके बारे में। इसका काम क्या है, एनर्जी का निर्माण करना। इसके जो आंतरिक दीवार होती है उसे क्रिस्टे कहा जाता है, ये भी हमने देखा। और इसका जो काम होता है एनर्जी का निर्माण करना, तो इसे पावर हाउस और एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन का श्वसन स्थल है, ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का रेस्पिरेशन साइट है और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा समृद्ध यौगिक जो एटीपी का निर्माण करता है, जिससे इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या फिर एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। तो एनर्जी बनाने का काम कौन करेगा भाई सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक बात तो समझ गए, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका, और सूत्रकणिका का काम होता है एनर्जी बनाने का, ऊर्जा बनाने का काम ये करता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम देखते हैं सेल का अगला ऑर्गेनेल, सेल का अगला अंग जिसका नाम है गोल्जी बॉडीज यानी कि गोल्जी काय। क्या, गोल्जी काय। तो इसका स्ट्रक्चर क्या आप देख रहे हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का ट्यूब्स, वैक्यूल्स वगैरह, वेसिकल्स वगैरह वाला स्ट्रक्चर जो इस तरह से देख रहे हैं आप, ये आपका ये वेसिकल कहलाता है। और ये जब वेसिकल आपस में टूट करके ये क्या होता है, अलग हो जाता है, तो ये वैक्यूल वगैरह टाइप से बन जाता है, ये ट्यूब्स वगैरह। तो ये जो आपका गोल्जी बॉडीज है, इसके बारे में हमें सबसे पहले किन्होंने बताया, तो गोल्जी बॉडीज के बारे में सबसे पहले हमें बताया, किनके द्वारा बताया गया, तो कैमिलियो गोल्जी के द्वारा बताया गया था। गोल्जी बॉडीज के बारे में सबसे पहले हमें बताया गया कैमिलियो गोल्जी के बारे में, कैमिलियो गोल्जी जी ने, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया गोल्जी काय, ठीक है। गोल्जी बॉडीज जो है ग्रुप्स ऑफ ट्यूब्स, वेसिकल्स और वैक्यूल्स का एक ग्रुप होता है। ट्यूब्स, वेसिकल ये जो है आपका, और ये ट्यूब्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप होता है। अच्छा, ये जो गोल्जी बॉडी है, ये जो गोल्जी बॉडी है, क्या प्लांट सेल में पाया जाता है, तो हाँ, प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी पाया जाता है और प्लांट सेल में बहुत पाया जाता है, ठीक है। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज की संख्या एनिमल सेल से अधिक होती है। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज की संख्या एनिमल सेल से अधिक होती है और प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा ये बात भी कि प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं गोल्जी बॉडीज का काम क्या होता है। तो गोल्जी बॉडीज का काम होता है डिलीवरी बॉय का। क्या, डिलीवरी बॉय का काम गोल्जी बॉडी का होता है, ठीक है। डिलीवरी बॉय का, सेल जो भी खाना बनाएगा, जो भी फूड मटेरियल सेल के अंदर बनेगा, वो ये डिलीवरी बॉय क्या करेगा, उसको पैकेज करेगा उसका, ठीक है, उस खाने का प्रोसेस करेगा और उसे स्टोरेज करके जो है एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने का काम कौन करवाता है, गोल्जी बॉडीज। यानी कि गोल्जी बॉडीज, डिलीवरी बॉय, परिवहन का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडीज। अब ये कैसे काम करेगा, तो देखिए, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, अब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा जो भी अंग पढ़ाने में लगातार काम कर रहा है, तो वहां का जो सेल है वो लगातार क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और जब लगातार वहां का सेल जो है काम कर रहा है, तो हम काम कर रहे हैं अपने हाथ से, एक तो हाथ से लिख रहे हैं और दूसरा मुंह से बोल रहे हैं। तो हाथ में जो सेल होगा, जो हमारे उंगलियों में सेल होगा, वो लगातार काम कर रहा है, और जो हमारे मुंह में यानी कि जो जीवा में सेल होगा वो लगातार काम कर रहा है। लेकिन हम जो बैठे हुए हैं, जो हमारा पैर है, जो हमारा और भी अंग है, वो चुपचाप बैठा हुआ है, तो वहां के सेल चुपचाप है, यानी कि वो कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन जो हमारा जीवा का सेल है, जो हमारा हाथों का सेल है, वो लगातार काम कर रहा है। तो ये लगातार काम करते जाएगा। अब ये थक जाएगा, तो इसको सपोर्ट का जरूरत है कि और भी चीजें हमें दो, हमें ला करके सपोर्ट करो। तो ये सपोर्ट जो है कहेगा, अच्छा भैया, गोल्जी बॉडीज कहेगा कि अभी हम यहाँ से आपके हाथों, आपके और जगह से सेल को उठाएगा, एक ग्रुप बनाएगा, कॉलोनी, और जाएगा आपके जीवा के पास, आपके हाथों के पास, और उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा कि चलो वो पूरा बेचारा काम कर रहा है, हम जा करके उसको क्या करें, सपोर्ट करें। तो ये क्या करता है, ये फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है, प्रोसेस करने का, पैकेज करके एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाने का काम आपका गोल्जी बॉडी ही करता है। समझ में आ गया होगा कि जो हम लगातार काम करते हैं जिस अंग से, तो वहां का सेल लगातार काम करते रहेगा, दूसरे जगह का सेल जो है वहां से सेल को ला करके इसको सपोर्ट करवाने का काम आपका गोल्जी बॉडी करता है, ठीक है। अब देखिए, ये गोल्जी बॉडी जो है, ये आपका सेल वॉल,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम के निर्माण में भी सहायता करता है। ये जो आपका गोल्जी बॉडीज है, ये आपका सेल वॉल, याद रखिएगा गोल्जी बॉडी जो है ये आपका सेल वॉल जो कि प्लांट सेल में ही पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका निर्माण करने का, और लाइसोसोम के निर्माण में भी, सेल के अंदर ही लाइसोसोम के निर्माण में भी ये सहायक होता है आपका गोल्जी बॉडीज। ठीक है, गोल्जी बॉडीज। तो गोल्जी बॉडी के बारे में हमने क्या कहा, डिलीवरी बॉय चीजों को ला करके आपको सपोर्ट करवाने का काम ये करता है। ठीक है, गोल्जी बॉडीज कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम के निर्माण में भी सहायक होता है। उसके बाद गोल्जी बॉडी का एक और इंपॉर्टेंट काम है, याद रखिएगा ये क्या करता है गोल्जी बॉडी। आगे चल के हम देखेंगे कि एक राइबोसोम नाम का एक सेल ऑर्गेनेल जो कोशिका का, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, उसी प्रकार से राइबोसोम पाया जाता है सेल में, और ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। तो जो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है इसको, ठीक है, राइबोसोम के द्वारा बनाया गया प्रोटीन, ठीक है। और गोल्जी बॉडी क्या करता है कि जो शरीर में जो सिंपल शुगर होता है, ठीक है, सिंपल शुगर होता है उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी जो होता है सिंपल शुगर को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद फिर इस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को मिला करके, ठीक है, इस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को मिला करके ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का काम गोल्जी बॉडी करता है। तो देखिए कितना यहाँ पर गोल्जी बॉडी का इंपॉर्टेंस है कि ये सब करके ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा, राइबोसोम के द्वारा बनाया गया प्रोटीन को लेगा, उसको मिला करके ग्लाइकोप्रोटीन का बनाने का काम करता है। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम को भी निर्माण में ये सहायता करता है। ठीक है, गोल्जी बॉडीज। और उसके बाद हमने क्या देखा कि ये क्या करता है, जो भी सामग्री, जो भी मटेरियल सेल के अंदर बनता है उसके प्रोसेस, उसको स्टोर करने का काम, उसको प्रोसेस करने का काम, उसको पैकेजिंग करने का काम करता है। उसके बाद एक जगह से दूसरे जगह सेल्स को लेके जाने का भी काम गोल्जी बॉडीज परिवहन का काम करता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसे कि ER से डिनोट किया जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसे कि हिंदी में कहा जाता है अंतःद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रव्य जालिका। तो जालिका यानी कि जो ये जाल जैसा, जो नेट जैसा ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यही है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का, एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के पास चारों तरफ से न्यूक्लियस को घेरे रहता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक छोर जो है वो आपके सेल के केंद्रक से, और दूसरा छोर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है एक तरह से सॉकर का काम करता है। किसका, सॉकर का काम करता है सेल के लिए। सेल का स्ट्रक्चर बिगड़े नहीं, सेल को एक जो उसका ढांचा है, जो उसका शेप है, जो उसका आकार है, उसके शेप में बदलाव ना हो, उसका बिगड़े नहीं, उसका भी काम ये सॉकर का काम। मान लिया कि ये जो इस प्रकार का सॉकर है, अगर किसी प्रकार से सेल को चोट लगता है या कुछ लगता है, तो ये जो है एक समय पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण ये बच जाएगा ना, क्योंकि जब सेल के यहाँ पर क्या है, चारों तरफ फैला हुआ है प्रोटोप्लाज्म, और सेल के न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है एक छोर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे छोर में कहाँ से, तो ये जुड़ा हुआ है कहाँ से, सेल मेम्ब्रेन से यानी कि कोशिका झिल्ली से। तो ये क्या करने का काम करता है, सेल को आंतरिक सहायता देता है। ये क्या करता है, सेल को आंतरिक मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर को बनाए रखने में ये इसको सहायता भी देता है। इधर से किससे जुड़ा होता है, इधर से सेल मेम्ब्रेन से, और यहाँ से न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। तो बीच में अगर किसी तरह का इसको चोट वगैरह लगता है तो ये आपस में क्या होगा, दब करके सेल को बचा लेगा। ठीक है, ये दब करके सेल को बचा लेगा। तो सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर में से बिगड़े नहीं, इसके लिए भी ये काम करता है। और यहाँ दो प्रकार के, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आप देख रहे हैं चिकना, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, चिकने चीजों को बनाने का, यानी कि फैट यानी कि वसा के निर्माण का काम, फैट सिंथेसिस का काम आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन निर्माण का काम करता है। क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का काम करता है, नहीं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे दाने जैसे आकार आपको दिख रहा होगा, छोटे छोटे दाने जैसे। ठीक है, जो खुरदरा पार्ट आप देख रहे हैं, तो ये जो खुरदरा किसके कारण बना है, ये छोटे छोटे दानों के कारण। और इस छोटे छोटे दानों को कहा जाता है राइबोसोम। क्या कहा जाता है, इन छोटे छोटे दानों को
कहा जाता है राइबोसोम, और यही राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण का काम करता है। तो चूंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम ऊपर है तो इसीलिए कह दिया जाता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण का काम करता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, इसी को हमने बता दिया आपको। अब अगला है राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है? न्यूक्लियस के चारों ओर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, इसी को कहा जाता है राइबोसोम, इसी को कहा जाता है राइबोसोम। ठीक है, और ये राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन निर्माण का काम राइबोसोम करता है। और राइबोसोम की खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो पैलाडे के द्वारा। याद रखिएगा, राइबोसोम की खोज पैलाडे के द्वारा करी गई थी। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, वही है राइबोसोम, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। और राइबोसोम बना होता है, याद रखिएगा, आरएनए से। ठीक है, राइबोसोम राइबो न्यूक्लिक एसिड, जब हम अगले क्लास में न्यूक्लिक एसिड को पढ़ेंगे तो वहां पर हम डिटेल में आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो राइबोसोम के बारे में आपने समझ लिया होगा। अब अगला है लाइसोसोम। तो सेल का अगला जो अंग है वो लाइसोसोम है। ठीक है, लाइसोसोम, और लाइसोसोम का काम क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये आपका सेल है। ठीक है, अब सेल के अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के चारों ओर जो है साइटोप्लाज्म में जो सेल के अंगक है, जो यहाँ पर ये क्या है? ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका क्या है? गोल्जी बडीज है। ठीक है, और उसके बाद ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होता है। तो ये सब हमने देखा, और सबके काम भी हमने देखे। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाने का, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी निर्माण का, गोल्जी बडीज का काम होता है डिलीवरी बॉय का। ठीक है, ये खाना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हमने देखा कि फैट निर्माण का काम करता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि प्रोटीन निर्माण का भी काम करता है। तो ये जो लाइसोसोम है, ये क्या करेगा भाई? अब हम आपको एक बात बताते हैं कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ये होता है गार्जियन सेल का। क्या? ये होता है सेल का गार्जियन, यानी कि कंट्रोल करता है सेल के हर एक अंग को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस। सबको बोलेगा अरे तुम ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इस गार्जियन का सहायक जो है, उप गार्जियन हम कह सकते हैं, असिस्टेंट सहायक सहायक गार्जियन हम कह सकते हैं किसे? लाइसोसोम को। क्या? लाइसोसोम को असिस्टेंट गार्जियन हम कह सकते हैं, गार्जियन कह सकते हैं। ये क्या काम करता है कि न्यूक्लियस को कहता है कि देखिए, आप अगर जिस पर नजर नहीं रख सकते, या फिर आप हमको एक काम कर दीजिए, दे दीजिए, हम सबके ऊपर नजर रखेंगे, क्योंकि हमारे अंदर ये क्वालिटी है कि हम सबके अंदर ऊपर नजर रख सकते हैं। गोल्जी बडीज अपना काम कर रहा है कि नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम कर रहा है कि नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना काम कर रहा है कि नहीं, राइबोसोम अपना काम कर रहा है कि नहीं, वो सब अपने अपने काम अगर नहीं कर रहे हैं तो हम उसको पनिशमेंट दे सकते हैं। तो बोला न्यूक्लियस कैसे दे सकते हो पनिशमेंट? तो लाइसोसोम बताता है कि हमारे अंदर कुछ एंजाइम है, जिसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम कहा जाता है। क्या? पाचक एंजाइम कहा जाता है। लाइसोसोम बोलता है कि हमारे अंदर कुछ एंजाइम है, और बहुत तगड़ा वाला एंजाइम है हमारे अंदर। अगर कोई कुछ काम नहीं करेगा तो हम उसके ऊपर वो एंजाइम छोड़ देंगे, और जैसे ही हम उसके ऊपर वो एंजाइम छोड़ेंगे, वो गल करके खत्म हो जाएगा, वो पच जाएगा। तो क्या करेगा? डर से हमारा काम करेगा। और अगर न्यूक्लियस पूछता है कि अगर कोई अपना काम करना बंद कर दे, सब कोई अपना काम करना बंद कर दे, तो तुम कैसे पनिशमेंट दोगे? तो वो बोलता है कि हम खुद में फट जाएंगे और हम खुद मर जाएंगे, लेकिन हम अपने अंदर से सारे डाइजेस्टिव एंजाइम को फैला देंगे आप में, ताकि जो जो काम नहीं कर रहा है वो सब खत्म हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा जो आप हैं सेल है, ये खत्म हो जाएगा। तो न्यूक्लियस कहता है तुम तो क्या हो? आत्महत्या की थैली हो हमारे लिए। तो याद रखिएगा, लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। अगर कोई सेल में ऑर्गेनेलिज काम नहीं करता है तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर छोड़ करके उसको पचा देता है। तो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलिज का पाचन का काम, डाइजेशन का काम कौन करता है? लाइसोसोम। और अगर सब काम करना बंद कर दे तो ये अपने अंदर से सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम को खुद से फट करके खत्म हो जाएगा, और ये क्या करेगा? आत्महत्या कर लेगा, एक तरह से आत्महत्या कर लेगा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसकी खोज डी डोबी के द्वारा करी गई थी। इसकी खोज डी डोबे के द्वारा करी गई थी। यह एक सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ संरचना होता है। ठीक है, जिसमें कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह काम करता है। हाइड्रोलिटिक, अपघट्य, जल अपघट्य वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका फंक्शन क्या है? यह इंट्रासेल्युलर पाचन में मदद करता है, मतलब कि सेल के अंदर सेल के ऑर्गेनेलिज के पाचन में मदद करता है। लाइसोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम पूरी कोशिका को पचा सकता है, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। इसके बारे में तो हमने देखा। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि लाइसोसोम इज नॉट फाउंड इन रेड ब्लड
कॉर्पसल्स ऑफ मैमल्स, यानी कि स्तनपाइयों के आरबीसी में, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स में जो सेल होता है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। तो क्या अगर हम तो जानते हैं कि रेड ब्लड सेल का जो जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है, 120 दिन के अंदर ये मर जाता है। तो जब ये मर जाएगा और इसके अंदर लाइसोसोम नहीं है तो कैसे मरेगा वहां पर भाई? तो फिर ये दिक्कत करेगा, वहीं पर वहीं का वहीं रह जाएगा। तो नहीं, जो आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता तो ये आरबीसी जो है कहाँ चला जाता है? तो मैमल्स के कहाँ चला? स्प्लीन या प्लीहा में जाकर के अपने आप को खत्म करता है। तो वो बात हम आगे देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। अगला है सेंट्रोसोम। अगला क्या है? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? सेंट्रोसोम को हिंदी में कहा जाता है तारक काय। क्या? तारक काय। तो सेल के अंदर हमने क्या देखा? सेल के अंदर हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, हमने देखा गोल्जी बॉडीज को, हमने देखा लाइसोसोम को, हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को। सबके काम देखे, सबको खोज के, सबकी खोज किसने करी, ये सब कुछ हमने देखा। अब हम देखते हैं सेंट्रोसोम। हम क्या देखते हैं अब? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम होता है कि जो सेल डिवाइड होता है, जो सेल कोशिका जब विभाजन होता है, कोशिका जो विभाजन होता है, सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन के द्वारा ही हमारे शरीर में ग्रोथ है। तो सेल डिवीजन का काम कौन करता है? सेल डिवीजन में मदद कौन करवाता है? सेंट्रोसोम करवाता है। सेल डिवीजन में कोशिका के, यहाँ पर देख रहे होंगे न्यूक्लियस के बाहर इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, ये है आपका सेंट्रोसोम, तारक का है। और यही जो होता है ये सेंट्रोसोम किसका काम करता है? सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन में सहायता करता है। कोशिका विभाजन का काम सेंट्रोसोम के द्वारा ही होता है। अगर सेंट्रोसोम, जहाँ पर सेंट्रोसोम, जिस सेल में सेंट्रोसोम की संख्या कम होगी वहाँ पर सेल डिवीजन कम होगा। जिस सेल में सेंट्रोसोम की संख्या ज्यादा होगी वहां पर सेल डिवीजन ज्यादा होगा। जैसा कि हमने कहा था कि मानव शरीर की न्यूरॉन जो है, मानव शरीर के न्यूरॉन वाला जो सेल है वो सबसे लंबी कोशिका है और न्यूरॉन में सेल डिवीजन बहुत कम या फिर ना के बराबर। तो क्या न्यूरॉन के सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता? तो नहीं, न्यूरॉन के सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसीलिए यहां सेल डिवीजन नहीं होता। लेकिन हमने ये बताया था कि जो लीवर का सेल है, जो लीवर, जो यकृत जिसे कहा जाता है हिंदी में, लीवर का सेल जो है इसमें सेंट्रोसोम कोशिकाएं बहुत होती है। इसी कारण से लीवर में जो डैमेज होता है वो बहुत जल्दी रिपेयर हो जाता है। लेकिन फिर भी आप लीवर में डालते जाएंगे और उसका सेल मरते जाएगा अगर गलत तरीके से, तो फिर लीवर भी खराब हो जाता है। लेकिन लीवर जो है इसमें सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा होता है, ये अपने सेल को रीजनरेट तुरंत कर लेगा सेल डिवीजन के द्वारा। तो लीवर में सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर सेल डिवीजन भी ज़्यादा होता है और ये क्या करेगा? अपने आप के डैमेज को तुरंत पूरा करने का भी क्षमता रखता है। सेंट्रोसोम की खोज करी थी बोवेरी ने। किसने? सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने करी थी। और ये जो सेंट्रोसोम है ये एनिमल सेल के सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। एनिमल सेल के सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन जो है जैसा कि हमने कहा सेंट्रोसोम का, तो सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है। क्या? सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है, जो कि जो सेंट्रोसोम जो है सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को इनिशिएट करवाने का काम करता है। तो सेंट्रोसोम समझ गए आप। अब अगला है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है भाई? प्लास्टिड यानी कि लवक, ठीक है। प्लास्टिड यानी कि लवक। तो ये जो प्लास्टिड है ये प्लांट सेल में ही पाया जाता है। क्या? ये जो प्लास्टिड है ये प्लांट सेल में ही पाया जाता है। एनिमल सेल में क्या ही पाया जाएगा? क्या हम लोग के एनिमल सेल में आपका प्लास्टिड, ये जो आप क्लोरोप्लास्ट सुनते होंगे, आप क्लोरोफिल सुनते होंगे, तो ये सब एनिमल सेल में हम लोगों में पाया जाता है। क्या क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट? नहीं। तो प्लास्टिड जो है जो केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है और बहुत बड़ा होता है। प्लांट सेल का सबसे बड़ा भाग आपका प्लास्टिड ही है। क्या? सबसे बड़ा भाग आपका प्लास्टिड ही है, प्लास्टिड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ये देखेंगे कि प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं? प्लास्टिड जो है केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में प्लास्टिड पाया जाता है। लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और प्लास्टिड जो है 3 टाइप के होते हैं, एक आपका क्लोरोप्लास्ट, एक आपका क्रोमोप्लास्ट और एक आपका ल्यूकोप्लास्ट। क्या? क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक, वर्णी मतलब रंग वाला वर्णी लवक, और ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णी लवक, ठीक है। नाम से भी पता चल रहा है, आगे हम काम भी देखेंगे। तो देखिए प्लास्टिड जो होता है 3 टाइप के, एक क्लोरोप्लास्ट,
क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक और ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णी लवक। ठीक है, अब देखिए क्लोरोप्लास्ट का बारे में हम देखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये आपका जो पौधे पौधे के जो प्लांट का जो ग्रीन कलर होता है, ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो क्लोरोप्लास्ट। प्लांट के ग्रीन कलर के लिए, प्लांट के हरे रंग के लिए जिम्मेदार कौन है? तो आपका क्लोरोप्लास्ट है। और प्लांट में जो ग्रीन कलर है इसी के कारण फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये भी याद रखिए, आपके प्लांट में जो प्लांट सेल में जो प्लास्टिड होता है और प्लास्टिड में जो क्लोरोप्लास्ट है उसी के कारण प्रकाश संश्लेषण संभव है। क्योंकि अगर ग्रीन कलर, हम जानते हैं कि प्लांट की पत्तियों का रंग जो ग्रीन होता है इसी के कारण से जो है प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट सेल में प्लास्टिड और प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट के कारण जो पौधों का हरा रंग है उसका जिम्मेदार कौन? क्लोरोप्लास्ट। और इसी के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, अच्छा, इसको क्लोरोप्लास्ट को जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो प्लांट क्या करेगा? अपने लिए फूड बनाएगा। प्लांट अपने लिए फूड बनाएगा तो फूड अगर जहां पर बनाता है तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को प्लांट का कहा जाता है, प्लांट सेल का रसोई कहा जाता है। ठीक है, कोशिका की रसोई को क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट ग्रेना और स्ट्रोमा वाली दो झिल्ली से घिरा होता है। क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय 2 यूनिट मेम्ब्रेन हैविंग ग्रेना एंड स्ट्रोमा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका क्लोरोप्लास्ट का फिगर है जिसका ये क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोप्लास्ट पौधों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद इसी के कारण यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, ये भी हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट के कारण ही यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए कि क्लोरोप्लास्ट का ये जो शेप है इसमें एक ग्रेनम और स्ट्रोमा करके होता है। इस तरह से आप इसे कह सकते हैं, ये आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ये आपका है आउटर मेम्ब्रेन, ये आपका है इंटरनल मेम्ब्रेन। और इसमें क्या होता है? इस तरह के आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इस तरह के। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर, जो ये जिलेबी जैसा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसे ग्रेनम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेनम कहा जाता है। और ये जो जिलेबी के स्ट्रक्चर जैसा छोड़ के जो पार्ट है इसे कहा जाता है प्लांट के पत्तियों का स्ट्रोमा। क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। अब देखिए, पत्तियां जो होती हैं, जो पौधे होते हैं वो अंधेरे में भी प्रकाश संश्लेषण का काम कर लेते हैं। अंधेरे में भी प्रकाश संश्लेषण का काम कर लेते हैं। और रात्रि के अंधेरे में भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना पौधे। और क्या बोलते हैं कि दिन में भी काम करते हैं, यानी कि उजाले में। तो देखिए, जो आपका उजाले में जो प्रकाश संश्लेषण काम होता है वो किसके कारण होता है? ग्रेनम के कारण, उजाले में। तो याद रखिएगा, लाइट के उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण का काम ग्रेनम के कारण होता है। और डार्क रिएक्शन यानी कि अंधकार में जो प्रकाश संश्लेषण का काम होता है वो किसके कारण? स्ट्रोमा के कारण। तो ये भी पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में कभी कभी। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है और इसी के कारण पौधे का रंग हरा होता है। ठीक है, ये सब हम लोग देख लिए। इसके और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका काम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट पौधे को हरा रंग प्रदान करना और प्रकाश संश्लेषण में भाग लेना। ठीक है, ग्रेनम और स्ट्रोमा के बारे में भी हमने देख लिया। अब देखिए, क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक। क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक। अब वर्णी लवक जैसा कि नाम से पता चल रहा है, तो पौधे के हरे रंग का जिम्मेदार कौन? क्लोरोप्लास्ट। और ग्रीन रंग को छोड़ करके, याद रखिएगा, ग्रीन कलर को छोड़ करके पौधे में जो भी रंग पाए जाते हैं, पौधे के जो फल में या फिर पौधे के जो जड़ का, या जो ग्रीन कलर को छोड़ करके पौधे के फल वगैरह का जो कलर होता है, लाल, पीला, हरा, ये सब जो कलर होता है ये किसके कारण है? तो ये है आपका क्रोमो। तो याद रखिएगा, ग्रीन कलर को, हरे रंग को छोड़ करके जितने भी रंग पौधे में आप देखते हैं, जो फल वगैरह के रंग जो आप देखते हैं वो किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, वर्णी लवक के कारण होता है। ठीक है, ये क्या करता है? देखिए, पौधे के विभिन्न रंग प्रदान करता है, जैसे फूल के, फल के, इन सब में जो रंग होता है लाल, हरा, पीला, ये सब किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट के कारण। हरा रंग किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट के कारण, जिसमें कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाया जाता है। देखिए, क्रोमोप्लास्ट, अलग अलग तरह के क्रोमोप्लास्ट होते हैं, जैसे कि लाइकोपिन। तो
लाइकोपिन जो क्रोमोप्लास्ट है, इसके कारण टमाटर में जो आप लाल रंग देखते हैं वो लाइकोपिन के कारण होता है। जो कैरोटीन क्रोमोप्लास्ट है, ये जो आप गाजर वगैरह में, गाजर वगैरह का जो कलर देखते हैं, कैरोट का जो कलर देखते हैं वो कैरोटीन के कारण। और जो बीटानिन क्रोमोप्लास्ट है, ये जो है, जो आप बीट में, जो चुकंदर में जो कलर आप देखते हैं वो बीटानिन के कारण है, ठीक है, चुकंदर में। और एक आपका होता है जोंतोफिल, जेंतोफिल करके होता है, जिसके कारण फलों का पीला रंग, फलों के जैसे आम वगैरह का पीला रंग होता है, तो फलों का पीला रंग इसके कारण होता है। तो क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग को छोड़कर जितने भी रंग, चाहे फल के, फूल के जो रंग होते हैं वो किसके कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट के कारण होता है पौधों में, पौधों के सेल में ये होता है। और लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग, कैरोटीन के कारण गाजर का जो गाजर वाला रंग होता है, विटामिन के कारण चुकंदर में जो रंग पाया जाता है जेंतोफिल, पीला रंग पौधों का। और अगला है ल्यूकोप्लास्ट। तो हमने देखा क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के लिए, क्रोमोप्लास्ट हरा रंग को छोड़कर जितने भी रंग है वर्णी लवक, और ल्यूकोप्लास्ट है आपका अवर्णी लवक। क्या, अवर्णी लवक, यानी कि ये कलरलेस होता है। कलरलेस मतलब इसमें कोई कलर वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए ल्यूकोप्लास्ट जो है, ल्यूकोप्लास्ट कहाँ के सेल में पाया जाता है, तो जो जड़ वगैरह में, पौधों का जो जड़ वगैरह है वहाँ कोई कलर होता है क्या, नहीं होता है। जड़ वगैरह, जड़ मूल ये सब में, रूट में कोई कलर नहीं होता, तो ल्यूकोप्लास्ट यहाँ पर पाया जाता है। पौधों के सेल में ल्यूकोप्लास्ट, जड़ वगैरह का जो कलर लेस होता है, तो यहाँ पर आपका ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। इसको हिंदी में अवर्णी लवक कहा जाता है, यानी कि कोई भी वर्ण नहीं। तो जो पौधे जो भोजन बनाते हैं, देखिए क्लोरोप्लास्ट के कारण फोटोसिंथेसिस होगा, उसके बाद जब पौधे भोजन बना लेंगे, फल फूल बनेगा, ठीक है, तो वो जो उसका कलर होगा वो क्रोमोप्लास्ट के कारण। और जो पौधे भोजन बना करके, ठीक है, पौधे भोजन बना करके जो स्टोर करने, पौधे जब भोजन बनाते हैं तो उस भोजन को स्टोर करने का काम, कौन करता है, याद रखिएगा, आपका ल्यूकोप्लास्ट करता है। तो भोजन को स्टार्च, वसा, प्रोटीन इन सब के रूप में स्टोर करने का काम, भोजन को स्टार्च, वसा, प्रोटीन इन सब के रूप में स्टोर करने का काम ल्यूकोप्लास्ट करता है। और ल्यूकोप्लास्ट जड़ और भूमिगत तने में पाया जाता है, जिसका कोई कलर नहीं होता है। भूमिगत तना यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम भी होता है बहुत से, ठीक है। हम आगे चल के जब पौधों के बारे में पढ़ेंगे बॉटनी में, तो वहाँ पर रूट्स के बारे में, टैप रूट, ये सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, रूट को तो वहाँ डिटेल में समझेंगे। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो पौधे के जड़ या फिर भूमिगत तने में पाया जाता है, कोई कलर नहीं होता इसका। और पौधे जो खाना बनाते हैं, जो फूड मटेरियल ये तैयार करते हैं, तो स्टार्च, वसा और प्रोटीन के रूप में संग्रहित करने का काम कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट करता है, ठीक है। इसमें ल्यूकोप्लास्ट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, याद रखिएगा। एक आपका ल्यूकोप्लास्ट एमाइलोप्लास्ट, जो कि स्टार्च का भंडारण करता है। ल्यूकोप्लास्ट भी 3 तरह के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और आपका प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है। देखिए एमाइलोप्लास्ट का काम क्या होता है, ये स्टार्च का भंडारण करता है, ठीक है, स्टार्च का भंडारण करता है। इलियोप्लास्ट का काम होता है वसा और मिट्टी का भंडारण करने का, याद रखिएगा। ल्यूकोप्लास्ट का काम है पौधे जो भोजन बनाते हैं उसको स्टार्च, फैट, स्टार्च, फैट और ये क्या बोलते हैं, प्रोटीन वगैरह के रूप में उसको स्टोर करने का काम। तो एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का भंडारण करता है, इलियोप्लास्ट वसा का भंडारण करता है, और जो प्रोटीनोप्लास्ट होता है वो प्रोटीन का भंडारण करता है। तो ये हम लोगों ने प्लास्टिड के बारे में समझ लिया। अगला है वैक्यूल। वैक्यूल यानी कि रिक्तिका, यानी कि रसधानी भी इसे कहा जाता है। क्या, वैक्यूल यानी कि रिक्तिका यानी कि रसधानी, ठीक है। तो वैक्यूल का मतलब ही है रिक्तिका यानी कि रसधानी। तो इसके अंदर रसधानी के अंदर जो है ये जल संग्रह करने का काम करता है। जल संग्रह करने का वैक्यूल जो है जल संग्रह करने का काम करता है। वैक्यूल यानी कि रसधानी जो है प्लांट सेल में, ये हमारा जो हम यहाँ देख रहे हैं प्लांट सेल है, क्योंकि इसमें सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के नीचे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में आपका केंद्रक है। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, ये जो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये गोल्जी बॉडीज है। तो ये सब हम लोगों ने अभी इसके बारे में देखा हुआ है, उस पर राइबोसोम होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने देखा। और इसमें पौधों के प्लांट सेल में ये आप देख रहे हैं इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा, ये है आपका वैक्यूल। ये क्या है, वैक्यूल है। तो पौधों यानी कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल यानी कि रसधानी होता है वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन एनिमल सेल में क्या रसधानी पाया जाता है, तो एनिमल सेल में वैक्यूल पाया भी जाता है या फिर नहीं भी, ठीक है। इतना मतलब डेवलप्ड कंडीशन में नहीं पाया जाता। बहुत छोटा रसधानी जो होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में पाया जाता है, बहुत छोटा रसधानी। ये आप देख रहे होंगे, ये आपका गोल्जी बॉडी है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका सेंट्रोसोम है, ये है आपका वैक्यूल। तो उसके बाद ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस, तो सबके बारे में हमने अच्छे से देख लिया है, ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, राइबोसोम का काम क्या है, आपके गोल्जी बॉडीज का काम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। उसके बाद वैक्यूल का काम है ये जल को
संग्रहित करके रखता है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम जल भरे होते हैं। यह जो वैक्यूल होता है, यह द्रव से भरी एकल झिल्ली यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन से बंधी हुई एक कोशिका का मृत अंग है। याद रखिएगा, ये एक कोशिका का मृत अंग है जिसके अंदर ये क्या करता है, जल को संग्रहित करके रखता है। पादप कोशिका में यह आकार में बड़ा होता है, लेकिन जंतु कोशिका में यानी कि एनिमल सेल में यह आकार में छोटा या फिर अनुपस्थित होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, इसका काम होता है, फंक्शन क्या होता है, एक तो जल को संग्रहित करना, और उसके बाद ये विषाक्त, ये जो टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट को, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस के बाद जो टॉक्सिक यानी कि जो विष जो उसका जो खराब अवशिष्ट निकलता है, उसको भी उस अवशिष्ट को भी संग्रह करने का काम आपका वैक्यूल करता है, यानी कि ये आपको बचा करके रखता है, ठीक है। तो वैक्यूल ये हो गया। अगला देखिए न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है, सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। क्या, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ये क्या करता है, सेल के जितने भी अंग होते हैं, कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। तो हम कह सकते हैं कि कंट्रोलर ऑफ द सेल क्या है, न्यूक्लियस है, यानी कि नाभिक है। और हमारे बॉडी का कंट्रोलर कौन होता है, ब्रेन होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, मस्तिष्क सेल का ब्रेन ऑफ द सेल ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस है, समझ में आया। उसके बाद देखिए न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले हमें बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने, सेल के न्यूक्लियस के बारे में हमें बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद ये देखिए कि इस न्यूक्लियस में 80% प्रोटीन होता है। इस न्यूक्लियस में 80% प्रोटीन होता है और 10% डीएनए वगैरह होता है, और उसके बाद 10% कुछ और केमिकल्स इसमें होता है। तो याद रखिएगा 80% इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन पाया जाता है इस न्यूक्लियस में। उसके बाद 10% इसमें डीएनए होता है, जो कि आनुवांशिक हेरिडिटी मटेरियल हम लोग आगे पढ़ेंगे। डीएनए आरएनए में 10% डीएनए और 10% और भी मटेरियल होते हैं। तो देखिए ये आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों ओर से घेरे हुए ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसमें कि दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे दाने जैसे आकार होते हैं, जिसे राइबोसोम कहा जाता है। अब न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। तो ये न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, इसमें कुछ पोर्स होते हैं, ये पोर्स कहा जाता है नाभिक का छिद्र, ठीक है। और उस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक इसका नाभिक जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियस नाभिक के मटेरियल होते हैं, नाभिक के सारे मटेरियल होते हैं। तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन मटेरियल होता है। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल धागे जैसा, पतला पतला धागे जैसा इसमें स्ट्रक्चर होता है, इस न्यूक्लियस में पतले पतले धागे जैसा न्यूक्लियस में स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। देखिए क्रोमेटिन को आप एक तो सेल बहुत छोटा होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस बहुत छोटा, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन बहुत छोटा। और क्रोमेटिन को मतलब माइक्रोस्कोप से हम देख भी सकते हैं, बहुत तगड़ा वाला माइक्रोस्कोप। लेकिन यही क्रोमेटिन आगे चल के क्या करता है, अगर आपका सेल डिवीजन करता है, अगर आपका कोशिका विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन के समय पे ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या करता है, अपने आप को टुकड़ों में तोड़ करके ये क्रोमोसोम बना लेता है, और फिर ये क्रोमोसोम बना करके सेल डिवीजन में भाग लेता है। आगे चल के हम क्रोमोसोम जब पढ़ेंगे, आरएनए डीएनए ये सब पढ़ेंगे, तो वहां भी हम लोग इसे डिटेल में करने वाले हैं। तो सेल का ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस एक गोलाकार केंद्र में स्थित प्रमुख संरचना है जो कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका में जो न्यूक्लियस है परिधि की ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है। देखिए जो एनिमल सेल है उसमें न्यूक्लियस सेंटर में रहता है, लेकिन जो पादप कोशिका है इसमें न्यूक्लियस को परिधि की ओर स्थानांतरित मतलब ठेल दिया जाता है, क्योंकि उसमें वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, उसे परिधि की ओर सर्कमफ्रेंस की ओर ठेल देता है, ठीक है। अब देखिए ये जो न्यूक्लियस है, ये डबल लेयर क्या होता है, डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसमें कुछ छिद्र होते हैं जो हमने कहा था। अब इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के भीतर, न्यूक्लियोप्लाज्म के भीतर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद होता है। अब देखिए ये न्यूक्लियोलस जो होता है प्रोटीन और आरएनए से भरपूर होता है। ये जो न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस के अंदर, एक मिनट, ये जो न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस है, ये प्रोटीन और आरएनए से भरा हुआ होता है, और क्रोमेटिन मटेरियल जो है यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। अब क्रोमेटिन मटेरियल क्या है भाई, तो क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन मटेरियल पतले पतले धागे की तरह संरचना वाला वहाँ पर नेटवर्क होता है, पतले पतले, जिसके बारे में हमने कहा। और इसी क्रोमेटिन मटेरियल में अनुवांशिक पदार्थ यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल आप देखते हैं पतले पतले धागे जैसा स्ट्रक्चर वाला, ये डीएनए
और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। अगर आपसे पूछे कि क्रोमेटिन मटेरियल किसका बना होता है, तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। और कोशिका विभाजन के दौरान ये क्रोमेटिन टुकड़ों में बट जाता है और क्रोमोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन कोशिका की सभी न्यूक्लियस का फंक्शन कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करना, इसीलिए कंट्रोलर ऑफ द सेल या फिर ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। और सेल का कंट्रोल रूम भी इसे कहा जाता है। और इसके अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। और उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो आरएनए और प्रोटीन से भरपूर होता है। तो ये जो डीएनए, आरएनए, जेनेटिक मटेरियल, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, ये सब आपके सेल के न्यूक्लियस में ही होता है। और क्रोमेटिन जो है आपके वंशानुगत लक्षणों को माता पिता से उसकी संतान तक पहुंचाता है। हम आगे चल के जब क्रोमोसोम पढ़ेंगे गुणसूत्र तो उसमें देखेंगे। तो यहाँ पर गुणसूत्र भी आ गया, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ऐसे यहाँ में से गुणसूत्र को डिटेल में नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि क्रोमोसोम कहाँ पाया जाएगा, तो आपके सेल के न्यूक्लियस में, क्योंकि सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल जब सेल डिवीजन होता है तो यही क्रोमेटिन मटेरियल टुकड़ों में बट जाता है और क्रोमोसोम में बदल जाता है। तो क्रोमोसोम को हम क्या कर सकते हैं, मतलब इसके बाद जब सेल डिवीजन होता है तो उसके बाद क्रोमोसोम में ये बदल जाता है। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, सेल के अंदर क्रोमोसोम सेल डिवीजन के समय क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है और वही क्रोमेटिन सेल डिवीजन के समय अपने आप को तोड़ करके क्रोमोसोम में कन्वर्ट करता है। और क्रोमोसोम जो होता है कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। और ये स्ट्रक्चर को, ये जो क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर इस प्रकार का आप देखते हैं, इसे को हम कहते हैं क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको क्रोमेटिड्स कहते हैं। और क्रोमेटिड्स जो है जहाँ से जुड़ा हुआ होता है उसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। क्या, क्रोमेटिड्स जो है जहाँ पर जुड़ा हुआ होता है उसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर कहा जाता है। उसके बाद देखिए ये क्रोमोसोम का ये जो है क्रोमेटिड कहलाता है और क्रोमोसोम का ये वाला पार्ट इसे टेलोमियर भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, बहुत बड़ा ये सब चीज़ नहीं है। उसके बाद यही डीएनए जो आपका क्रोमेटिन मटेरियल है ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के से मिलकर के बना होता है। तो क्रोमेटिन आगे चल के जब हम इसको डिटेल में देखेंगे क्रोमोसोम के से धागे जैसा स्ट्रक्चर जैसा, तो इसमें डीएनए हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर होता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो ये सब कुछ है। और यही जो क्रोमोसोम के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम गुणसूत्र इसे हिंदी में कहा जाता है। और गुणसूत्र का मतलब कि किसी भी जीवित जीव के गुणों का सूत्र इसके पास है। ठीक है, किसी भी जीवित जीव का क्या गुण है क्या गुण नहीं है, तो ये किसको पता रहता है, ये आपके क्रोमोसोम को पता रहता है कि आपका क्या गुण है, आपका क्या गुण नहीं है, आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये किसको पता होता है, ये पता होता है आपके गुणसूत्र को, क्योंकि आपके गुणों का फॉर्मूला किसके पास है, गुणसूत्र के पास है। तो अगर जो भी जीवित जीव है, जो भी जीवित प्राणी है, चाहे वो किसी भी किंगडम का हो, उसके अंदर जो किसी भी किंगडम का, चाहे एनिमल किंगडम का हो, चाहे प्लांट किंगडम का हो, चाहे वो मोनेरा किंगडम का हो, तो उसके अंदर जो सेल पाया जाएगा, सेल के अंदर क्रोमोसोम होंगे। और क्रोमोसोम का मतलब है गुणसूत्र। तो क्रोमोसोम जो है उस जीव का, उस किंगडम के जीव का गुण के बारे में उसे अच्छे से पता होता है कि इसका क्या गुण है। और उस गुण को जीन, डीएनए, आरएनए इसके माध्यम से वो अपने माता पिता से उसके संतानों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, क्रोमोसोम करता है। कभी आपने सुना है कि किसी आदमी का बच्चा बंदर पैदा ले ले या फिर किसी बंदर का बच्चा आदमी पैदा ले ले? नहीं, आपने नहीं सुना होगा। ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि क्रोमोसोम को अच्छे से पता है कि हम आदमी का क्रोमोसोम है। और जब हम इससे जो इसके बच्चे जब होंगे तो उसमें भी ये उसी गुण को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है आपका गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र। तो यही बात है। देखिए क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्रोमोसोम पहले क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में न्यूक्लियस में रहता है। सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम जो ये सेल डिवीजन के दौरान क्रोमेटिन अपने आप को क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर लेता है। प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड का बना होता है। हर एक गुणसूत्र जो है ये क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड दूसरा, और ये जो क्रोमेटिड जहां से जुड़ा होता है उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। ठीक है, और गुणसूत्र पर पाई जाने वाली मनके जैसी संरचना, देखिए गुणसूत्र पर पाए जाने वाली छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उसे जीन कहा जाता है। जीन्स के बारे में जो कि जो जेनेटिक गुण को, अनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतान तक पहुंचाता है। ये जो जीन है डीएनए से बना होता है, क्योंकि हमने देखा था क्रोमेटिन जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। तो उस पर जो क्रोमोसोम पर जो जीन पाया जाता है वो डीएनए से बना होता है, जो कि पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक अनुवांशिक जानकारी को लेके जाता है। कुछ विषाणुओं में, कुछ वायरसेस में जो डीएनए के जगह आरएनए अनुवांशिक पदार्थ लेकर के चलता है। ठीक है, आरएनए अनुवांशिक, जिसे रेट्रोवायरस कहा जाता है।
प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है इसमें केवल एक गुणसूत्र होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ये सब में केवल एक गुणसूत्र होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो होता है गुणसूत्र एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। 1888 ईस्वी में वाल्डेयर ने क्रोमोसोम का नामकरण किया था। ठीक है, 1888 ईस्वी में वाल्डेयर ने क्रोमोसोम का नामकरण किया था। यूकैरियोटिक सेल में कई गुणसूत्र पाए जाते हैं और याद रखिएगा कि विशेष प्रकार की प्रजातियों की कोशिका में गुणसूत्रों की निश्चित संख्या होती है, जैसे कि जो गुणसूत्र हमारे शरीर में कितने हैं? 46 गुणसूत्र हैं और जोड़े में पाए जाते हैं। जोड़े में 23 जोड़े हम लोग के गुणसूत्र हैं, 23 जोड़े में पाए जाते हैं। अब जोड़े में क्यों भाई? देखिए, हमारे शरीर का हर एक चीज जोड़ा में पाया जाता है। हाथ, दो आंख, ठीक है, दो पैर, इस प्रकार से ज्यादातर जोड़े में पाए जाते हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि गुणसूत्र जो है शरीर का जो है ह्यूमन गुणसूत्र जो है 46 गुणसूत्र होता है, जो 23 जोड़े में पाए जाते हैं। अच्छा, ये गुणसूत्र के जोड़ों को कहा जाता है डैप्लॉइड। ठीक है, याद रखिएगा, डैप्लॉइड कहा जाता है, यानी कि द्विगुणित रूप में पाया जाता है ये हमारे गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र। तो ये जो जोड़ा में 23 जोड़ा जो पाया जाता है गुणसूत्र, 23 जोड़ा यानी कि 46 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। तो फीमेल के अंदर भी 23 जोड़ा गुणसूत्र होगा और मेल कैंडिडेट के अंदर भी 23 जोड़ा गुणसूत्र होगा। तो 22 जोड़ा गुणसूत्र तो समान होता है मेल और फीमेल में भी। 22 जोड़ा गुणसूत्र मेल और फीमेल में समान होता है, लेकिन एक जोड़ा गुणसूत्र जो होता है वो मेल में अलग और फीमेल में अलग, जिसके कारण कि मेल और फीमेल अलग अलग होता है। फीमेल में XX गुणसूत्र होता है और मेल में XY गुणसूत्र होता है। अच्छा, ये जो जैसे फीमेल और मेल को अलग करने का कैपेसिटी यही एक जोड़ा गुणसूत्र के कारण होता है, और अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होता है तो फीमेल में कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड वाले क्लास में। ठीक है, तो यही XX गुणसूत्र और XY गुणसूत्र जो अलग जोड़ा है, ठीक है, जिसे सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है। इसी क्रोमोसोम के कारण मेल और फीमेल के प्रॉपर्टीज में कुछ अंदर आते हैं। 22 जोड़ा गुणसूत्र एक होता है, सेम जो होता है मेल में और फीमेल में, लेकिन एक जोड़ा गुणसूत्र अलग होता है। तो हम लोगों ने पूरे सेल को अच्छे से देख लिया। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस भी हमने देखा, तो आप उसे टेबल में देख लीजिएगा। उसके बाद प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस हमने देखा। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल जो होता है ये बड़ा होता है, ठीक है, साइज में बड़ा होता है किससे? एनिमल सेल से, और ये छोटा होता है प्लांट सेल से। ठीक है, उसके बाद इसमें जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होते हैं, प्लांट सेल में वैक्यूल होते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े होते हैं। लेकिन एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है, जो रसदानी होता है, ये छोटे होते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, मतलब एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है, प्लांट सेल में जो है आपका क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, आपका ये राइबोसोम, ठीक है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे प्लांट सेल और आपका सेंट्रोसोम, ये सब कुछ इसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाएगा। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल पाया जाता है। एनिमल सेल में आपका प्लास्टिड पाया जाता है, यानी कि लवक पाया जाता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट ये सब पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये एनिमल सेल में प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, क्या बोलते हैं कि क्लोरोप्लास्ट वगैरह पाया जाता है। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, प्लास्टिड नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं पाया जाता। तो ये कुछ डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के। तो हमने अच्छे से सेल को अच्छे से देख लिया। आप इसे 2 बार 3 बार देखिएगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ना है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।